फ्रांस में शरणार्थियों से मुश्किल और बढ़ गई है। 3 मुस्लिम देशों से आए सबसे ज्यादा शरणार्थी और इसी को लेकर के लगातार हम बात कर भी रहे हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया से आते हैं शरणार्थी। मोरक्को से भी बड़ी संख्या में फ्रांस शरणार्थी आए हैं और अब फ्रांस की जो मुसीबत है वो वहां रहने वाले शरणार्थी ही बन गए हैं। तो देखिए अब यह है कि जो हालात इस वक्त फ्रांस के बने हुए, क्योंकि यहां पर जो माइनॉरिटीज है, जो यहां पर शरणार्थी, वो इस वक्त बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। अब जरा मैप के जरिए आप देखें कहां से कितनी संख्या में शरणार्थी फ्रांस आए हैं। अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम आबादी है वो फ्रांस में कितनी, वो आप यहां पर देख लिए 6.7 करोड़, यानी कुल आबादी का 10% मुस्लिम आबादी। और अब इसमें जो बताया मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, यहां से वो आबादी आती है जो कि बतौर शरणार्थी, बतौर माइनॉरिटीज यहां पर कैलकुलेट। बिल्कुल, और एग्जैक्ट डेटा भी हमने यहां पर अपने दर्शकों के लिए निकाला है। मोरक्को की आबादी देखिए 3.7 करोड़ है, करीब 99% यहां पर मुस्लिम है। अगर ट्यूनीशिया की बात की जाए, आबादी 1 करोड़ 20 लाख, 99% मुस्लिम। और अल्जीरिया में 4.4 करोड़ आबादी है, यहां भी 99% मुस्लिम आबादी है। ये वो तमाम मुल्क हैं जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी फ्रांस में पहुंचे हैं। करुणा, बिल्कुल, और यही वजह है कि इस वक्त जो हालात हैं और फ्रांस को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आज फ्रांस में हालात है, हालांकि जब देवनाथ जी से हमने सवाल पूछा तो मसले को दूसरी तरफ ले जाते हुए जरूर नजर आए, वो मणिपुर पर बात करे थे, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो सिचुएशन है वो भारत के लिहाज से भी कितनी गंभीर है? देखिए, हिंसा और उपद्रव हर जगह नाजायज है, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो। अगर आपको किसी बात का विरोध करना है तो उसको आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्रांस की समस्या में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं आया है, कहीं से नहीं आया है कि ये शरणार्थियों ने ही या रोहिंग्या लोगों ने ही वहाँ पे उपद्रव किए हैं या हिंसा किया है। ये हम मीडिया के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं या बताया जा रहा है। अधिकृत तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे अगर वहाँ हिंसा हो रही है तो कुछ लोग, कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, फर्क क्या है कि मणिपुर में जब हिंसा होती है तो हम उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तब अमेरिका में दावत कर रहे होते हैं। फ्रांस में जब घटना हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके लौट आते हैं। जर्मनी का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन सर एक अपडेट ये भी देखिए, रामकृपाल जी जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन जिसकी सर बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिया है। कहा है कि ये वीडियो गेम की वजह से विद्रोह हो रहा है फ्रांस में और वो पार्टी करते भी नजर आए। ये वीडियो भी सामने आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर है, फ्रांस के मार्सेले में भी हंगामा चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में की है तोड़फोड़। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में विद्रोह की तस्वीरें, आगजनी की जा रही है, इमारतों को आग लगा दिया जा रहा है, लाइब्रेरी को आग लगा दिया गया। इस तरीके की तस्वीरें इन दिनों फ्रांस में आम हो चुकी हैं। तो देखिए, कई अहम सवाल खड़े हो चुके हैं इस हिंसा को, इस आगजनी को देखने के बाद। बड़ा सवाल यही है कि देशों के लिए क्या घुसपैठिए संकट बन रहे हैं। आइए भारत के आंकड़ों को समझते हैं, क्योंकि भारत को लेकर हम सब इस पैनल में मौजूद सारे के सारे लोग चिंतित हैं। गैर कानूनी ढंग से भारत में मौजूद बांग्लादेशी, इनकी संख्या करीब 1,10,000 के आसपास बताई जाती है, जो आज की तारीख में चिंता का सबब नजर आते हैं। साल दर साल घुसपैठियों की संख्या कैसे बढ़ी है, 2017 में 26,000, 2018 में 50,000 और 2019 में 35,000 घुसपैठिए भारत में पहुंचे। और देखिए, सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में है, जो कि आंकड़े हमें बताते हैं। यही वजह है कि हम देवनाथ जी से सवाल भी पूछ रहे थे। अब देखिए, 2017 में सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशियों की अगर संख्या की बात की जाए, इसमें भी कैसे इजाफा हुआ है। 2017 में 1,175, तो 2018 में 1,118 और 2019 में 1,351। यानी कि ये आंकड़े ये बतला रहे हैं कि जो घुसपैठ की कोशिश है उसमें भी इजाफा किया हुआ है, तभी ये लोग पकड़े भी गए। बिल्कुल, और संकट देखिए क्या है, वैध तरीके से आना लेकिन अवधि खत्म होने के बाद भी बने रहना। ये मोडस ऑपरेंडी आमतौर
तौर पर होती है कि वैध तरीके से आएंगे तो, लेकिन जो तय वक्त होगा उसमें जाएंगे नहीं और यहीं पर रह जाएंगे। यही सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर न सिर्फ सोचना होगा बल्कि इसके सलूशन पर भी बात करनी होगी। बादल देवनाथ साहब, सिर्फ इनकार करने से तो कोई मसला हल नहीं होता। समीर जी, मैं एक बार आपका बात मान लिया मैंने। बंगाल में घुसपैठिया आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है जी, बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहा है। बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में तो बीएसएफ है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर ज्यादा एरिया दे दिया गया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने दे दिया। लेकिन 50 किलोमीटर ज्यादा देने के बाद भी 15 किलोमीटर था, उसके बाद 50 किलोमीटर, उसके बाद 80 किलोमीटर दिया। लेकिन उसके बाद घुसपैठिया आएगा तो बांग्लादेश से इसका दोष किसके ऊपर जाएगा? पहले बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मोदी जी क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा मंत्री क्या कर रहा है? मैं यही जानना चाहता हूँ। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। तो कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया, गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को ईमानदारी से उठाने की कोशिश की गई कि यह समस्या है। समाधान कीजिए। मेरा कहना है समस्या का समाधान कीजिए। घुसपैठिया आ रहा है, जो पकड़े जा रहा है, ये भी हमको मालूम है। कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट कर रही है लागू करने का, ये भी मुझे मालूम है। सर देखिए देवनाथ जी, स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि एनआरसी का विरोध फिर आप क्यों करते हैं? लौट रहे हैं आपके पास, एक जल्दी से अपडेट ले लेते हैं फ्रांस की सिचुएशन पर। पेरिस से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 4000 से भी ज्यादा जगहों पर आग लगा दी गई। विद्रोह की ये तस्वीरें लगातार हम फ्रांस से देख रहे हैं। जरा ये भी हमें बता दीजिए कि फ्रांस की सरकार इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि 45,000 पुलिस तो रोक नहीं पा रही इस हिंसा को। जी, अगर ये जैसे कि फ्रांस में एक लीडरशिप है इमैनुअल मैक्रों की, ऑफ कोर्स जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद एक राइट विंग लीडरशिप भी है जिसमें मैरीन ले पेन और ज़ेमोर आते हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रांस में इमीडिएटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जानी चाहिए क्योंकि ये लोग इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि ये सिचुएशन और ज्यादा इस समय बुरी तरीके से बदतर होती गई है क्योंकि जो उम्र है लोगों की जो ये कर रहे हैं, मोस्टली जो अरेस्ट हुए हैं जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे, उनकी उम्र है मिनिमम 13 साल जो अरेस्ट हुए हैं, एवरेज एज 17 साल, और यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज हो चुके थे। इसीलिए मैक्रोन का जो लूज स्टेटमेंट जिसको आप हम लोग बोल रहे थे पहले कि वो वीडियो गेम को ब्लेम कर रहे थे और बैड पेरेंटिंग को, वो एक तरीके से यही बता भी रहे थे कि ये मोस्टली जो। लेकिन हिमांशु, इन लोगों को भड़का कौन रहा है? जिस मुल्क में ये रहते हैं उसी को जलाने के लिए कौन हवा दे रहा है इन लोगों को? ये बड़ा सवाल है। ये पता क्यों नहीं लगाया जा पाया अब तक? देखिए, ये फ्रांस के वैसे हम लोग को पता है, इनके डीएनए में है कि इनको प्रोटेस्ट करना है, बट ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया। ये सबको पता है, एक तरीके से पूरा वायलेंट लॉलेसनेस हो चुकी है। ये बेसिकली ये सुन एक बार, ये एंगर है बेसिकली इनका कहना ये है कि जितने भी पुलिस वाले, पुलिस स्पेसिफिकली लड़ाई पुलिस के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, सिस्टमिक रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई है। इनका कहना ये है कि पुलिस जो है सिर्फ ब्लैक और अरब्स को यहाँ पे टारगेट करती है क्योंकि 2013 में ऐसे रिकॉर्ड 13 इंसिडेंसेस हुए थे जबकि व्हीकल पे एक गोली मारी गई थी और 13 लोग मरे थे, और वो सारे के 13 लोग माइनॉरिटीज के थे। तो इनको लग रहा है कि ये माइनॉरिटी टारगेट हो रही है, और 2023 में ये तीसरी ऐसी हादसा हुआ है जिसमें एक माइनॉरिटी और एक अरब को, या फिर आप बोल सकते हैं, जिसको टारगेट किया गया है। तो ये पूरी तरीके से एंगर है उनका, और ऑफ कोर्स ये प्रोटेस्ट था। लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या घुसपैठिए आएंगे तो उसी देश में आग लगाएंगे जहां पर वो रहते हैं?